Yes. तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के इस प्रोग्राम में 2 PM जय आरसीएम, और हम सभी का एक ही मकसद है। हम सभी चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें। जैसा मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट। और हम बात करते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, हम महिलाओं को ऊपर लेके जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा से करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि क्या सच में महिलाएं कमजोर है? तो मुझे लगता है महिलाएं कमजोर नहीं है, महिलाएं अपने आप में बहुत सशक्त हैं। पुरुषों के मामले में अगर देखा जाए तो सब चीज में सशक्त है, चाहे हम किसी रूप में बोले। हम महिलाएं वो हैं जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं, क्योंकि हम नए जीवन को लेके आते हैं। नए जीवन को लाने का जो चीज है वो अपने पास में है, और वो जो नए जीवन को लाने का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा दुख दर्द का हो सकता है। साइंटिस्ट भी मानते हैं इस बात को, साइंस इस बात मानता है। लेकिन हम उसे बड़ी खुशी के पल के साथ में लेके आते हैं। तो अगर हम इतने बड़े काम को कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस जरूरत है हमें उस चीज को जगाने की। और मैं बार बार बोलती हूँ कि हर किसी के अंदर हनुमान है, बस एक जामवंत की जरूरत है। और ये 1 PM 2 PM का प्रोग्राम जो है उस जामवंत का काम कर रहा है। और पिछले 1 साल में कई सारे हनुमान निकल के आए हैं, और इसका बहुत सारी स्टोरी से आपको ये समझ में आएगा, आपको ये पता चलेगा। अब हम उस देश में हैं जिस देश में महिलाएं ऑलरेडी बहुत आगे हैं। और इसका एक साक्षात एग्जाम्पल है, वो है हमारी अभी के जो राष्ट्रपति है। वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है दी रियल वुमेन एम्पावरमेंट की। एक ऐसी महिलाएं जो बहुत आदिवासी बेल्ट में पैदा हुई, एक ऐसी महिलाएं जिन्होंने जिंदगी के अलग अलग क्षण में अलग अलग चीजें पीड़ा देखी। एक ऐसी महिलाएं जिन्होंने कि अपने जवान बेटे को, 2 बेटे को खो दिया, अपने पति को खो दिया, बट स्टिल उसने बाउंस बैक किया। और आज इस भारत की सबसे पहली नागरिक जिसको बोलते हैं वो राष्ट्रपति हैं। तो हम उस देश में हैं जहां की, जिस देश की पहली नागरिक जो है वो एक महिला है। और उस देश में अगर हम बोलते हैं कि हमें इंपावर करने की जरूरत है, तो हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है इंपावर ऑलरेडी हम लोग हैं। बस हम अपने एक चार दीवारी में रह के अपने आप को इंपावर फील नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा बाहर पहचान बनाने की जरूरत है। और ये प्लेटफॉर्म आपको वो मौका दे रहा है। तो जितनी भी महिलाएं हैं और जितनी भी आप जो पुरुष साथी जुड़े हुए हैं, आपके घर में आपकी माता है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी हो सकती है, जो भी है, आप ये मानिए कि वो सभी इंपावर हैं। बस उनको एक अलग पहचान देने की जरूरत है, एक अलग सम्मान देने की जरूरत है, और वो ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। और हम सभी बहुत लकी हैं कि हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने एक नई पहल शुरू की, और लगातार 1 साल से वो सुपर हिट हो रहा है। और गुरुदेव का कहना है कि इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो अभी तक जागा नहीं है। और जगाने का काम ये प्रोग्राम कर रहा है। 1 PM और 2 PM ये प्रोग्राम लगातार कर रहे हैं। और उसके बाद साथ मिला अभिषेक भैया का, नीरा भाभी का, और हम लगातार बहुत बेहतर कर रहे हैं। और इस बेहतर को बेहतरीन बनाने में आप सभी का सहयोग चाहिए। और मैं आज इस 2 PM के प्रोग्राम में आप सभी का सहयोग मांगने के लिए ही आई हूँ। और मैं ये सहयोग मांगने के लिए आई हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ आप कर सकते हैं, और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। और उस दुनिया के बदलाव के लिए आपका सहयोग चाहिए, बहुत बड़े लेवल पे काम करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। और हमारे 1 PM 2 PM वुमेन एम्पावरमेंट के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, लगातार सहयोग मिल रहा है, लगातार सब कुछ मिल रहा है। आज भी कभी भी कोई ट्रेनिंग होती है 1 PM का, 2 PM का, मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि बताना क्या है। ऑलरेडी मैं इतनी बार आ चुकी हूँ, कितनी बार आ चुकी हूँ, अब क्या करना है जाके। तो मैं फट से कल्याणी मिश्रा आंटी को फोन करती हूँ या मैसेज करती हूँ कि आंटी करना क्या है, अभी मैं इतनी बार आ चुकी हूँ, अभी क्या करना है। तो आंटी का जो भी डायरेक्शन मिलता है कि मधु तेरे को ये करना है, वही चीज मैं आके कर देती हूँ, वही चीज कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। कल्याणी आंटी बताती, मैं यहाँ पे आके बोल देती हूँ, वही चीज हो रहा है। और लगातार बहुत बड़ी पहचान इस प्रोग्राम से महिलाओं को मिल रही है। जब मैं इस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बोला गया कि थोड़ी सी ट्रेनिंग पे बात करनी है, महिलाएं कैसे अच्छा करे उस पे बातचीत करनी है, तो मैं इंटरनेट पे गई, बहुत सारी चीजें मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं पीएचडी कर रही हूँ, मेरा काम ही है रिसर्च करना, तो मैं कई बार चीजों को सर्च करती रहती हूँ। और जब सर्च कर रही थी तो मुझे एक डेटा मिला। वो डेटा ये बोलता है कि पिछले 1 साल में जो महिलाओं का वर्क फोर्स है, महिलाओं का जो लेबर फोर्स है, वो लगभग 4.2% से इंक्रीज हुआ है। और जो वर्क फोर्स जो 32.8% था 2021-22 में, वो बढ़ के 37% हुआ है, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है 4.2% का। ये 2023 का डेटा है, जो 2023
13 अक्टूबर को आया है। और ये डेटा कहीं ना कहीं एक खुशी दिखाती है, एक अच्छा चीज दिखाती है, एक बहुत अच्छी परिवर्तन को दिखाती है कि यस, हमारा देश बदल रहा है, हमारे देश में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारे देश में परिवर्तन हो रहा है, हमारे देश में वुमेन वर्कफोर्स बहुत ज्यादा आ रही है। और ये इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि सब लोग इस पे काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की बात करें, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें, हर कोई का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। आज बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में महिलाओं के लिए एक रिजर्वेशन सीट है कि इतनी महिलाएं टीचर बन के आएंगी, और इस कारण से बहुत सारी महिलाएं आगे निखर के आई है, आगे बढ़ रही है और आगे बहुत अच्छा कर रही है। और ये बहुत अच्छा सूचक है हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, और हमारे परिवार के जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे समाज में जितने परिवार हैं, सभी चीज के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और ये ग्रोथ हमेशा बढ़ता जाना चाहिए, इसकी शुभकामनाएं आप सभी को देनी है। और ये लगातार बढ़े, अभी बस 37% वर्कफोर्स है महिलाओं का, और ये परसेंटेज जब बढ़ के 80%, 90% होने लगेगा ना, या 70-80% भी हो जाए ना, तो हमारा देश एक अलग मुकाम पे जाएगा, और उस लिए अपने को काम करना है। लेकिन यहाँ ये नंबर तो बढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे मौका मिलता है देश के अलग अलग कोने में जाने का, देश के अलग अलग कोने में महिलाओं से मिलने का, और वो ये जब मैं जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं, महिलाएं जॉब में जा रही हैं, महिलाएं काम कर रही है, सब कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम महिलाएं पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि महिलाएं जब काम पे जाती है ना, काम से जब लौटती है तब फिर से वो किचन में काम करने ही जाती है, सब कुछ संभालना उन्हें ही है, और इसके कारण से उनका जो है ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बिगड़ता जा रहा है। अभी जब मैं दिल्ली जा रही थी तो मैं भाया ट्रेन ही गई थी, जब ट्रेन में जा रही थी तो मैं हावड़ा से मैंने ट्रेन लिया था, और वहां पे एक जब लड़की अकेले ट्रैवल करती है तो नॉर्मली आईआरसीटीसी का ऐसा है कि लड़कियों को ही आसपास देते हैं। तो वहां पे एक महिला बैठी थी, और उनकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, मेरे ख्याल से 35 to 40 के बीच में होंगी, और उनका जो वेट था वो बहुत ज्यादा था। तो और वो वर्किंग थी। तो उन्होंने बताया कि वो सब कुछ ठीक था, जब शादी से पहले उनका वेट एकदम एकदम अच्छा था, लेकिन हुआ क्या, शादी के जस्ट बाद में जब उनका फर्स्ट बेबी हुआ, और बेबी होने के बाद से अचानक उसका वेट बढ़ा, और दूसरी चीज ये थी कि वह काम में और परिवार में इतना ज्यादा काम हो गया अचानक से कि उस स्ट्रेस के कारण उसे नींद नहीं आती थी, और नींद नहीं आने के कारण, अच्छे से सोने नहीं के कारण भी उनका वेट और ज्यादा बढ़ गया। और वेट बढ़ने के बाद में फिर बीपी, थायराइड, हार्ट का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ बढ़ गया, और अभी वो मेडिसिन ले रही है लगातार थायराइड का। और मुझे तभी रियलाइज हुआ कि यार लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो सकती है एक महिला की। एवरीथिंग वॉज ओके, सब कुछ ठीक था, बस वो जॉब के साथ में शादी, शादी के बाद में बेबी, और उसके बाद में अचानक से हेल्थ का इशू आ गया। और ये हिंदुस्तान में बहुत सारी महिलाओं की कहानी है, जो भी वर्किंग वुमेन है, जब वो अपने काम को, अपने परिवार को, सब कुछ को बैलेंस करती है, तो अचानक से उनका हेल्थ इशू आ जाता है, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती है, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती है, और कई बार ऐसा होता है कि परिवार की जिम्मेवारी के साथ में वो अपना काम छोड़ देती है। और ये डेटा बोलता है कि 54 to 60% महिलाएं जो हैं, वो जब पहली बार मां बनती है उसके बाद अपने जॉब को छोड़ देती है। और ऐसा नहीं कि उसके परिवार पे बहुत प्रेशर होता है, परिवार से प्रेशर होता है, नहीं, हम महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, ऑलवेज हम अपनी फैमिली को ज्यादा ऊपर रखना चाहते हैं, ऑलवेज हम अपनी प्राथमिकता अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, और कई बार जब बैलेंस नहीं बन पाता है, जॉब में बहुत काम है, ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, कहीं और रहना पड़ रहा है, तो हम जॉब को छोड़ देते हैं। और 50% से ज्यादा महिलाएं जॉब को छोड़ देती है। तो हम सोचे इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर जॉब को छोड़ दे रहे हैं, वर्क फोर्स इंक्रीज तो हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उसका हेल्थ इशू हो रहा है, और वो जॉब छोड़ भी रही है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हम सभी को यहाँ पे कहीं ना कहीं उन सभी महिलाओं में जिसमें बहुत पोटेंशियल है, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें बताना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम एक ऐसा माध्यम है जहां पे वो अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए अपनी करियर को एक अलग मुकाम पे लेके जा सकती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी लड़की जो आपको 18 साल से बड़ी दिखे, आप उनको फटाफट आरसीएम में ज्वाइन करवाइए और आरसीएम में काम करने के लिए उसको बोलिए। क्यों? क्योंकि शादी से पहले अगर वो रॉयल्टी टेक्निकल बन जाती है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेगी, और वो अपने परिवार के साथ में अपने करियर को, अपनी फ्रीडम को, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को, सब कुछ को एंजॉय कर पाएगी, और ये चीज अपने को करना है। तो
वर्कफोर्स तो इंक्रीज हो रहा है, पर एट द सेम टाइम बहुत सारी इशू हो रही है, क्योंकि काम में जाने के बाद महिलाओं की जिंदगी बहुत खराब हो रही है। खराब हो रही है मतलब इनबैलेंस हो रही है। उसको बैलेंस करने का एक तरीका नेटवर्क मार्केटिंग जरिया बन सकता है, और उसके लिए हम सभी को इस पे काम करने की जरूरत है। ये बात हो गई कि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा ये सब चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम हम सब महिलाएं जो ऑलरेडी आरएसएम में हैं, जो ऑलरेडी आरएसएम में बहुत अच्छा करना चाह रही हैं या ऑलरेडी कर रही हैं, उनके लिए थोड़ी सी बातचीत मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम सभी को लगता है कि हम सभी को काम करना है, हम सभी को यहाँ पे आरएसएम में आके काम करना है, हम सभी चाहते हैं कि हम काम करें, लेकिन बात यह कि क्या सच में काम करना ही इंपॉर्टेंट है? और हमारे अपलाइन ने बताया कि काम बस 20% है। आप आरएसएम में जब आते हैं तो आपकी कामयाबी जो बहुत बुरे ऊपर तक जाती है, आपकी जो काम है वो बस 20% है। यानी कि आपको काम बस 20% करना है, तो बाकी 80% क्या करना है? आपकी कामयाबी सिर्फ काम पे निर्धारित होगी? तो नहीं। क्या आपकी कामयाबी सिर्फ काम से आएगी? तो नहीं। क्या आपको सिर्फ काम करना है? तो नहीं। ये सिर्फ 20% है, यानी कि अपने को बस 20% काम करना है, बाकी 80% क्या करना है? तो बाकी 80% में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज मैं यहाँ पे रखना चाह रही हूँ। और मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगी कि मेरी कामयाबी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैं इनिशियल से बढ़ते 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 जो अलग अलग सीडी पे गई, रॉयल्टी पे गई, टेक्निकल पे गई, एमरोल्ड पे गई, यहाँ पे इस चीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, और उसमें काम मैंने सच में 20% ही किया है, 80% भाग किसी और चीज का था। और उसमें से पहला चीज जो था वो था हमारा एटीट्यूड, हमारा विजन। एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी कामयाबी में, और ये 40% पार्ट है इस बिजनेस का। दूसरे जगह पे एक अलग चीज होती है, जब हम कहीं पे जॉब करते हैं ना, तो अपने को कहीं से काम मिलता है, अपने को वो काम करके दे देना होता है, सैलरी मिल जाती है। पर ये इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बोले जाते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर मतलब कि इंडिपेंडेंट आपको काम करना है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम काम इंडिपेंडेंट करते हैं तो छोड़ भी कई बार हम इंडिपेंडेंट ही दे देते हैं। ना अपलाइन से पूछते हैं, ना किसी से पूछते हैं, कभी मेंटर से नहीं पूछते हैं, आते हैं काम करते हैं, समझ में नहीं आता, छोड़ के चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अपना एटीट्यूड क्लियर नहीं होता, अपना विजन क्लियर नहीं होता है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे किस एटीट्यूड से आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। आपका एटीट्यूड बस ये है कि चलो करके देख लेते हैं, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो चलो फिर से तो वही बैक टू घर आ ही जाना है। अगर इस एटीट्यूड से आएंगे तो फिर हम बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपका एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपका एटीट्यूड जिद्दी एटीट्यूड वाला होना चाहिए। आज के सेशन में अनीता मैडम का स्टोरी आया, बहुत शानदार था, और उनका एटीट्यूड था, उनका जिद्दीपना था, उनका एक डिसीजन था कि मेरे को कामयाबी लेनी है, और भले ही कितने बड़े घूंघट हो। देखिए, घूंघट का कोई मतलब ही नहीं होता, हमारी इस आंख से कितना दिखता है वो अलग मैटर है। हमारी जो तीसरी आंख है जिसको हम लोग विजन बोलते हैं, उससे हम क्या देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि अगर आपका एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड है, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि अपने को करके दिखाना है, कोई साथ दे ना दे, कुछ हो कुछ भी हो, सिचुएशन जो भी हो, अपने को करना है, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, कॉलेज से स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे समझाने के लिए आते थे कि मधु तेरे को स्कॉलरशिप मिलता है, तू पढ़ाई कर रही है, तेरा लाइफ सेट है, ग्रेजुएशन करेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी, पीएचडी करेगी, तुझे जॉब आराम से मिल जाएगी, 1-2 लाख रुपया आराम से कमा लोगी, फिर ये क्या कर रही हो तुम? बहुत सारे लोग समझाने के लिए आए, पर मेरा एटीट्यूड क्लियर था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मेरा विजन क्लियर था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मेरा विजन था कि मैं 2 लाख के लिए तो करना ही नहीं अपने को, मुझे तो यहाँ पे इतना बड़ा नेटवर्क बनाना है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं पे नाम आए कि एमएलएम में कौन बड़ा अच्छा काम कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में कौन अच्छा काम कर रहा है, तो सभी लोगों में से एक नाम मधुसूदी का भी आना चाहिए। वो एटीट्यूड से काम कर रही हूँ, मैं अपने नाम बनाने के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपनी पहचान बनाने के लिए काम कर रही हूँ, और कई सारे परिवारों में उसकी इनकम हमारे वजह से जाए इसके लिए काम कर रही हूँ। मेरा विजन क्लियर था, मैं पता था कि मैं यहाँ पे 1-2 लाख रुपया कमाने के लिए आई नहीं कि 1-2 लाख रुपया की नौकरी मुझे आराम से मिल जाती। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि कई सारी फैमिली में लाखों की इनकम मेरी वजह से जा पाए, उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरा विजन क्लियर था। उसके बाद जो ना, जब आपका विजन बड़ा हो, जब आपका एटीट्यूड अच्छा हो, तो फिर कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, उसने ना बोल दिया, वो सुन नहीं रहे हैं, मैं प्लान दिखाती हूँ, लोग आते नहीं है, लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, ऐसा है वैसा है। अरे भैया, 1-2 लोगों के कहने से क्या हो जाएगा?
अगर आप 100 लोगों के पास जाएंगे, 50 लोग आपको मना कर देंगे, ठीक है, लेकिन 50 लोग हाँ बोलेंगे, उस 50 में से 5 लोग मिलेंगे जो आपको डायमंड बना देंगे, और अपने को उस 5 लोगों से मतलब है। और ये एटीट्यूड अपना होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे पता था कि आप अगर अपने घर में किसी के शादी भी करवाते हैं तो जितने कार्ड आप बांट के आते हैं पूरे, फिर मतलब लोगों को, रिश्तेदार को दे के आते हैं, सब लोग तो आपकी शादी में फ्री का खाना खाने भी नहीं आते हैं। तो 100% रिजल्ट तो वहां पे भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हैं? तो ये एटीट्यूड का खेला होता है पूरा का पूरा। आपका एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड है कि नहीं? और एटीट्यूड आपका ठीक होगा, आपका विजन अच्छा होगा, आपका माइंडसेट ठीक होगा, आपका एटीट्यूड ऐसा होगा कि जिंदगी में कोई साथ दे ना से, हम अपना साथ देंगे और मुझे अपनी कामयाबी लेके आनी है। और जिस बार इस चीज को और तेजी से आप करते जाएंगे तो पूरी कायनात आपको साथ में देगी, और बहुत सारे अच्छे लोग, आपसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले, आपसे ज्यादा अच्छे से विजनरी लोग, आपसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाले लोग आपके साथ में आ जाएंगे। लेकिन ये एटीट्यूड पहला काम करता है। तो ये हो गया 40% एटीट्यूड। और उसके बाद काम करता है, वो काम करता है ट्रेनिंग एंड नॉलेज। अगर सतीश पंडित जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप जंगल जा रहे हैं और जंगल में अगर आप हिरन का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, तो हिरन का शिकार करने जरूर जा रहे हैं, पर आपके पास जो आपके शस्त्र होने चाहिए, आपके जो हथियार होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि आप शेर और बाघ का शिकार कर पाए। आप शिकार करने जा रहे हैं हिरन का, पर आपके पास हथियार होना चाहिए, वो होना चाहिए शेर और बाघ को मारने वाला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम शेर का शिकार करने के लिए जाते हैं और हथियार लेके जाते हैं, तो हिरन को मारने वाला हथियार लेके जाते हैं, या छोटा सा पक्षी को मारने वाला हथियार लेके जाते हैं। और जब हम जाते हैं तो उल्टा वो शेर हमें खा जाता है। उल्टा शेर हमें वहां पे हमारा मतलब कि पूरा शहीद होके आ जाते हैं। और वही काम हो रहा है कि हम फील्ड में जा रहे हैं और हम शहीद हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हथियार सही नहीं है, अपने पास ट्रेनिंग नहीं है, अपने पास टूल्स नहीं है, कैसे बताना है वो पता नहीं, कैसे अप्रोच करना है वो पता नहीं, और हम जाके शहीद होके आ रहे हैं। तो हम फील्ड में तो जा रहे हैं, पर हम अपने आप को शहीद करके आ रहे हैं, फिर हम आके बोल रहे हैं कि बिजनेस मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होता, लोग नहीं समझते, हमारे एरिया में नहीं चलता। और ये डायलॉग पूरे हिंदुस्तान में चलता है कि हमारे एरिया में नहीं चलता। दिल्ली वाले बोलते हैं कि दिल्ली में नहीं चलता, बिहार वाले बोलते हैं बिहार में नहीं चलता, मुंबई वाले बोलते हैं मुंबई में नहीं चलता, कहीं असम वाले लोग बोलते हैं असम में नहीं चलता। तो भैया पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, बस आपके एरिया में नहीं चल रहा है। वो बस इसलिए नहीं चल रहा है, या तो एटीट्यूड की कमी है या तो ट्रेनिंग की कमी है। अगर एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस में आप जा रहे हैं, आप चीजों को बता रहे हैं और आपको पता है कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं, मैं क्या करने के लिए जा रही हूं, तो सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस से आ जाएगा। और हमारा कॉन्फिडेंस कई बार काम कर जाता है, पर कई बार हम प्लान दिखाते हैं, रॉयल्टी का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, हम बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करने पे रॉयल्टी इनकम आ जाती है, हमें सिक्योरिटी मिलती है। पर जब आप रॉयल्टी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, आपकी ही हाथ कांप रहा है कि पता नहीं मेरा आएगा कि नहीं आएगा, तो सामने वाला भी इंसान है, वो आपकी आंखों में देख के समझ लेता है कि भाई ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, भाई इसको खुद नहीं लगता कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और ये मुझे रॉयल्टी अचीवर बनाएंगे। और वहीं पे आपका काम तमाम हो जाता है। तो एटीट्यूड कैसा है, नॉलेज आपके पास कैसा है, ट्रेनिंग कैसा है आपके पास? कई बार हम जस्ट जूम मीटिंग ओपन कर लेते हैं, बैठ जाते हैं और बस कहानी की तरह चीजों को सुनते हैं। कहानी की तरह सुनने से नहीं चलेगा। अगर आप सामने कहीं पे किसी के पास जा रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। आप मार्केट में जा रहे हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आप मार्केट में जाके किसी को हेल्थ गार्ड के बारे में बता रहे हैं, हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में बता रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट अच्छा कुकिंग ऑयल है और इसको खाना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति ना 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से किसी और तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी आदत 40 साल से किसी और तेल को खाने की है। आप उसे जाके बोल रहे हैं कि आप अपना तेल चेंज कर लीजिए, और वो आप 30 मिनट में आप उसको बता रहे हैं। तो वो जो 30 मिनट है, 30 मिनट में ऐसा क्या बोले कि सामने वाले की 30 साल की आदत आप बदल दें। वो 30 मिनट का कंटेंट कितना भारी भरकम होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या उसे बताना चाहिए, किस तरीके से जानकारी देना चाहिए, कितनी प्रैक्टिकल जानकारी उनको देना चाहिए। लेकिन हम उस 30 मिनट में ऐसी बात ही नहीं करते हैं, और फिर वो नहीं मानता है तो हम बोलते हैं कि अरे लोग नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं, बस समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, और वो समझाने वाला तब अच्छा होगा जब हम वो समझने वाले होंगे। क्या हमें पता है कि 30 मिनट का क्या डायलॉग होना चाहिए, 5 मिनट का क्या डायलॉग होना चाहिए? किसी के पास हम जाते हैं, उसको न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बताते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपको अपने बच्चे को ये पिलाना है, लेकिन क्या उस 5 मिनट में, 10 मिनट में क्या डायलॉग होना चाहिए कि वो अपने बच्चे का भविष्य जो वो निर्धारित करेगी, वो आपके वो 5-10 मिनट के डायलॉग पे कर देगी?
वो टीवी पे तो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देख रही है और वैसे एडवर्टाइजमेंट देख रही है जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं, और वैसे लोग को देख रही है जिसको वो बहुत पहले से देख रही है और वो सफल है, उसकी बात को मान रही है। और आप अभी सफल नहीं है, आप अभी बहुत बड़े पोजीशन पे नहीं है, आप वो उस सेलिब्रिटी की तरह नहीं है, और वो आपकी बात को मानना चाहे, तो सोचिए वो 5-10 मिनट का क्या डायलॉग होना चाहिए, कैसे न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में आपको बताना है, कैसे हेल्थ गार्ड के बारे में बताना है, कैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बताना है, कैसे आपको किसोल के प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और इसकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मैं कैसे ट्रेनिंग लेती हूँ। मैं बेसिकली क्या करती हूँ, जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल है, हमारा आर्ट्स एंड बिजनेस ऑफिशियल चैनल है, हमारा न्यूट्री चार्ज का ऑफिशियल चैनल है, हमारा हेल्थ गार्ड का ऑफिशियल चैनल है, की सोल का ऑफिशियल चैनल है, ये सभी ऑफिशियल चैनल है अपने, जहां पे जो जानकारी है वो 100% सटीक है। तो उस चैनल पे मैं जाती हूँ और मान लीजिए मुझे एक प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे उस प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, तो मैं चुपचाप से कॉपी लेती हूँ, पेन लेती हूँ, और इस कॉपी पेन में मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो लिखती हूँ पूरा का पूरा। ऐसे करके मान लीजिए 2 पेज का मेरा 2 पेज का पूरा नोट्स बना, जो पूरा इंपॉर्टेंट चीज है उसको समराइज किया। अब मेरे पास 2 पेज का पूरा नोट्स है कि उस प्रोडक्ट में क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या फायदा होगा, ये सब चीजें मैंने ट्रेनिंग तो ले ली। लेकिन बस ये ट्रेनिंग लेने से नहीं होगा, अब मैं किसी के सामने जाऊंगी तो उसको मुझे कैसे बताना है, वो डायलॉग मुझे तैयार करना है, कैसे बोलना है कि 10 मिनट में मैं उनसे बात करूं और 10 मिनट के अंदर उसको मेरे प्रोडक्ट पे भरोसा हो जाए और मेरे से लेना चाहे। वो 10 मिनट का डायलॉग आपको पहले रेडी करके जाना पड़ेगा। लेकिन हम बस जानकारी ले लिए, उसको प्रॉपर वे में नहीं किए, तो फिर आपका वो जानकारी, आप कभी कुछ बोलोगे, कभी कुछ बोलोगे, कभी कुछ बोलोगे, हालांकि बोल सब कुछ आप ठीक ही रहे हैं, लेकिन अगर सीरीज वाइज आपने अच्छे से नहीं बोला, आपने प्रोडक्ट क्या है वो पहले बोल दिया और आपको क्यों जरूरत है ये अगर आपने बाद में बोला, तो फिर वो काम नहीं करेगा। सीरीज वाइज क्या है कि उसको प्रोडक्ट की क्यों जरूरत है वो पहले बताना है, क्यों चाहिए उनको प्रोडक्ट, ताकि उनके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि मुझे सच में ये चीज चाहिए। वो क्यों हेल्थ गार्ड यूज इस्तेमाल करे, क्यों वो न्यूट्रीचार्ज किट्स ले, वो क्यों पहले उसको बताना पड़ेगा, और वो क्यों बताना पहले इंपॉर्टेंट है। आपने क्यों बताया, अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी आई, अब उसके अंदर जागरूकता आई कि यार मुझे ये सब चीजें तो मैं सोची ही नहीं, मैं तो ये समझी ही नहीं, मैं अपने हेल्थ के बारे में तो समझी ही नहीं। तब उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगा और तब जाके वो आगे सुनना चाहेगा कि अच्छा ये सब तो समस्या है, समाधान क्या है। तब वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए फिर आपके प्रति वो जागरूक होंगे, आपको सुनने के लिए वो इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ और हम बताते जा रहे हैं, तो वो सुनेंगे ही नहीं। वो आपके सामने तो है पर उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आज शाम में खाना में क्या बनाना है घर में, तो फिर बात खत्म हो गई। तो आपका वहां पे जो आप काम कर रहे हैं वो काम पूरा का पूरा कुछ भी रिजल्ट वहां पे नहीं आएगा। तो अपने को पहले ये बताना है कि प्रोडक्ट की उसको जरूरत क्यों है, फिर बताना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है और उसको क्या फायदा होगा और उसको कैसे इस्तेमाल करना, वो लास्ट में बताना है और आपको प्रोडक्ट देना है। लेकिन अगर आपने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, सीरीज में उल्टा पुल्टा कर दिया, तो फिर कोई काम नहीं आएगा। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग जैसे लिए कैसे देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें करते हैं तो फिर हम बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये 3 चीज हमेशा याद रखना है। एटीट्यूड सबसे पहले ठीक कीजिए। एटीट्यूड कैसे ठीक होगा, न्यूट्री मार्केटिंग की जानकारी लीजिए, देखिए कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट आई है, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं आपसे, जो जो लोग आपसे कम बोलने वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो भी लोग अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी अच्छा कर पाएंगे। और उसके बाद आपके अंदर जीत आएगी, अरे ये सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड ठीक कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, नॉलेज लीजिए, लगातार अपने आप पे काम कीजिए, नॉलेज लीजिए और कैसे देना है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सीखिए, और उसके बाद फिर काम कीजिए। और जब उसके बाद काम करेंगे तो फिर बहुत बड़ा रिजल्ट आपका वहां पे आएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, पर अपने को उतना उतना टर्नओवर नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है। तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। आपकी मेहनत उतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि मेहनत से यहाँ पे इनकम नहीं आती है, यहाँ पे इनकम आती है रिजल्ट से। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं दिन भर बिजी रहती हूँ, दिन भर व्यस्त रहती हूँ, लेकिन दिन भर आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई आदमी स्कूटी उठा रहे हैं और स्कूटी उठा के आप पूरा का पूरा 300-400 किलोमीटर अगर आप दौरा भी कर लिए, तो क्या उससे इनकम आएगी? तो नहीं आएगी। इनकम तब आएगी जब आप प्लान दिखाएंगे, जब लोगों को आरसीएम अभियान के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, वहां से पीवी आएगा, तब जाके इनकम आएगी। तो कभी भी टाइम और एफर्ट से मनी नहीं आएगा, टाइम और एफर्ट से आपका टर्नओवर नहीं आएगा। इनकम तब आएगा, मनी तब आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट तब आएगा जब रिजल्ट के तरीके से हम लोग काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो रिजल्ट के तरीके से काम कीजिए, रिजल्ट लाने वाला काम कीजिए। और एक चीज मुझे हमेशा याद है कि जो व्यक्ति या तो आप रिजल्ट लाएंगे या तो रीजन लाएंगे।
जो भी व्यक्ति वो या तो रिजल्ट लाते हैं या तो रीजन लाते हैं। जो लोग रिजल्ट पैदा नहीं कर पाते ना, वो बहाना पैदा करते हैं, अरे मेरे घर में बच्चे छोटे हैं, अरे मेरे घर में पति से हैं, पति जाने नहीं देते हैं, ऐसे सास ससुर ऐसे हैं, घर में ये है वो है। इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने वो सारी बाउंड्री को क्रॉस करके अगर कामयाबी लेके आए हैं, तो आप भी लेके आ सकते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि वो कैसे हो सकता है। या तो आप बहाना बनाएंगे या तो आप रिजल्ट लेके आएंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकती है। और एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। कभी भी जो क्रिएटर होते हैं वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते चीजों को लेके, वो लगातार काम करते हैं और रिजल्ट पैदा करते हैं। और जो क्रिएटर होता है वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। तो कभी भी कंप्लेनिंग मूड में मत रहिए, चाहे अपने परिवार के बारे में हो, अपने पति के बारे में हो, अपने बच्चे के बारे में हो, किसी के बारे में हो, अपलाइन के बारे में हो, डाउनलाइन के बारे में हो, सब लोग अच्छे हैं अगर हम अच्छे हैं तो अपने आप को अच्छा बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है और बेहतर बना के काम कीजिए। टीम बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, और टीम बिल्डिंग तभी होता है जब आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ में शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन इस्तेमाल करते हैं। विजन आपका बहुत बड़ा होना चाहिए पर डिसिप्लिन छोटा छोटा होना चाहिए। डेली क्या करना है, किस तरीके से करना है। पर दिक्कत यह है कि हम महिलाएं उलझ के रह जा रही हैं। हम महिलाओं के पास बहुत सारे काम है, घर के काम है, कपड़े भी धोने हैं, पोछा भी लगाना है, बच्चे को भी तैयार करना है, टिफिन बॉक्स भी बनाना है, इतने सारे काम हैं। उन सभी कामों में उलझ के हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह से शाम तक काम करते रहते फिर भी काम खत्म नहीं होता है। बाद में थक करके चूर करके जाके हम सो जाते हैं, रात को सो जाते हैं, और फिर से सुबह 5 बजे वही वाली घंटी चलने लगती है। और हिंदुस्तान की बहुत सारी महिलाएं इसी तरीके से हैं। वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, क्योंकि उनको सारा चीज करना है। उनको अपना घर भी देखना, ऑफिस भी देखना है, कॉलिंग भी करना है, 2 PM की तैयारी करनी है, 1 PM की तैयारी करनी है, सब कुछ एक साथ करना है। और इन सब के चक्कर में उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो बैलेंस नहीं कर पा रही है। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज थोड़ा सा टिप्स यहाँ पे देना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं जब जस्ट PhD जब ज्वाइन की थी ना, तो मेरी स्थिति ऐसी ही थी। ऑफिस का काम है, लैब का काम है, क्लासेस चल रही है, टीम का काम है, टीम का ट्रेनिंग है, ये है वो है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सब कुछ एक साथ करना। और मैं पूरा का पूरा अस्त व्यस्त थी, और पूरा का पूरा मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि यार इतना सारा चीज मैं कैसे करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी। और उस टाइम पे मैंने सेट किया, वो ये सेट किया कि मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है, मेरा उस दिन की प्राथमिकता क्या है। आपके पास एक लंबी सी लिस्ट होगी कि मुझे ये सब करना है, इतनी सारी लंबी सब लिस्ट होगी कि मुझे इतना सारा चीज करना है। पर क्या पूरे दिन भर में इतना सब काम करना पॉसिबल है? तो नहीं कर सकते। आप एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, और करने की कोशिश भी नहीं चाहिए अपने को। और ये मुझे बहुत टाइम के बाद रियलाइज हुआ। मैं थक गई थी चीजों को करते करते, 1-2 महीना मेरा बहुत खराब गया था। मैं बस भाग रही थी। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि भागने से नहीं चलेगा, चीजों को प्राथमिकता देके, प्रायोरिटी देके फिर सेट करना पड़ेगा। फिर मैंने उन सभी बहुत सारे कामों में से कुछ कामों को मैंने छोड़ दिया जो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी उस टाइम की। फिर मैंने एक अलग लिस्ट बनाया कि अपने को ये तो करना ही करना है, और इस तरीके से मैंने बनाया कि ये काम पे फोकस करना है। और उसमें से कुछ काम ऐसे होंगे जो हमें करना ही करना है। अगर हमने नहीं किया तो हमारी पिन नहीं बदलेगी, हमारा इनकम नहीं आएगा, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, और उसको सबसे पहले कर लेना है। अगर ये वाला लिस्ट आपका कंप्लीट हो गया कि ये वाला हो गया, तब आप इस पे आइए, इसके सारे काम कीजिए। और इस काम को कंप्लीट हो गया पूरे दिन में, तब इसमें से देखिए कि और कौन सा काम हो सकता है। इस तरीके से अगर आप चीजों को सुलझाना चाहेंगे तो सुलझ जाएगा, उलझाएंगे तो जिंदगी उलझती जाएगी, टाइम जाता जाएगा। तो कम से कम इस चीज से बाहर निकलिए। और मुझे लगता है महिलाओं में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास समय नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी काम करनी होती है। तो उसमें प्राथमिकता सेट कीजिए, जो सबसे ऊपर का लिस्ट है उसको सबसे पहले कीजिए। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत बढ़िया कर पाएंगे। और साथ में एक बहुत बड़ा फंक्शन, कहते हैं एक बड़े फंक्शन की तैयारी आपके बिजनेस की दशा और दिशा बदल सकता है। तो 8 मार्च को जो विराट महिला उद्यमी सम्मेलन है डायरेक्ट सेलिंग का, उसकी तैयारी आप सभी कीजिए, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लेके आइए, तैयारी कीजिए। ये बड़ा फंक्शन जो पहली बार इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया में आए 25 साल हो चुके, इस 25 साल में ये पहली बार है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा सम्मेलन करवा रही है। और अच्छी बात यह कि महिलाओं के लिए ही है, पुरुषों की कोई एंट्री नहीं है। तो इसकी तैयारी कीजिए, बड़े लेवल पे काम कीजिए। अभी बड़े जोर शोर पे उड़ान पे काम चल रहा है, उड़ान की ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, अपने टीम को ट्रेनिंग अटेंड करवाइए। और इस पे काम जब आपने कर लिया तो कीसोल पे एक बहुत बड़ा काम होगा, और कीसोल पे जब बड़ा काम होगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टर्नओवर कॉस्मेटिक से आता है। और आरसीएम में हमारे पास कॉस्मेटिक का कोई दूसरा तोड़ नहीं है, कोई किसी से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो क्वालिटी क्वांटिटी रेट अपने पास में है ना, वो यूनिक है, यूनिक है।
आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, ऐसी है। तो उस पे बहुत बड़ा काम कीजिए, बड़े लेवल पे काम कीजिए, बड़ी-बड़ी मीटिंग की तैयारी कीजिए। और मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आप सभी बहुत बेहतर हैं और आप सभी की तरफ से मैं बोलना चाहूँगी कि आप हालात की बंजर ज़मीन फाड़ कर निकले हैं। बेफ़िक्र रखिए, शोहरत के धूप में मत जलिए, बस आप सभी का साथ चाहिए और आप सभी का साथ होगा तो बहुत लंबा काम करेंगे, बहुत बेहतर काम करेंगे। समय की सीमा है, इसलिए मैं आज यहीं पे खत्म करूँगी और मैं सब आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामना देती हूँ और आप सभी के ब्लेसिंग के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। आप सभी का बड़ा कीजिए, अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए। थैंक यू सो मच।